गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये पार्ट 13 था, जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसमें कुछ गायनेक के क्वेश्चन भी हैं। तो जो भी क्वेश्चन है आपका NCL का नवंबर में पेपर है, CRPF का दिसंबर में पेपर है, PV का दिसंबर में पेपर है, BFUHS का इसी मंथ अक्टूबर में पेपर रहने वाला है, और NHM के थ्रू जो भी CHO के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पे गाइस हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें आपको आंसर उसका मैं बताती हूँ। लास्ट पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया था। क्वेश्चन था द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था सेरिबेलम, और ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है जो सही दिया है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल है, तो वो है सेरिबेलम। आज के क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, What is the term used for woman who is or has been pregnant? क्या टर्म यूज किया जाएगा कोई लेडी, कोई वुमेन प्रेग्नेंट है? ग्रेविडा, प्रीमी ग्रेविडा, प्रीमी पैरा, मल्टी ग्रेविडा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, तो वो होगा ग्रेविडा। क्या टर्म यूज होगा? ग्रेविडा। और जो यहाँ पे अदर ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होता है अ वुमन हु इज इन और हु हैज एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रेगनेंसी। प्रीमी का मतलब होता है फर्स्ट और पहला, ग्रेविडा का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी। तो कोई वुमन पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो तो वो क्या कहलाएगी? प्रीमी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब अ वुमन हु हैज प्रेग्नेंट मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार जो लेडी प्रेग्नेंट हुई है, वुमेन प्रेग्नेंट हुई है, उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? मल्टी ग्रेविडा। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेगनेंसी, और प्रीमी का फर्स्ट, और मल्टी का मतलब कि एक से ज़्यादा टाइम। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं प्रीमी पैरा। तो जो प्रीमी ग्रेविडा और प्रीमी पैरा है, ये दोनों टर्म बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी आपको याद रखना है। प्रीमी पैरा का मतलब है वुमेन हु इज गिविंग बर्थ फॉर फर्स्ट टाइम। तो ग्रेविडा में तो क्या हो सकता है कि प्रेग्नेंट हुए हैं बट अबॉर्शन हो गया हो, तब भी आप ग्रेविड में माने जाएंगे, ग्रेविडा में कंसीडर किए जाएंगे। बट यहाँ पर जो प्रीमी पैरा है इसका मतलब क्या है? गिविंग बर्थ फॉर फर्स्ट टाइम। तो आप वायबल चाइल्ड के लिए बर्थ दे रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। कोई लेडी पहली बार है जो बर्थ दे रही है, किसी बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रीमी पैरा। नली पैरा का मतलब है वुमेन हु हैज नेवर गिवन अ बर्थ और हु हैज हैड नेवर प्रेग्नेंट प्रोग्रेस बियॉन्ड 28 वीक्स। मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि ग्रेविडा का मतलब होगा कि प्रेग्नेंट है आप, लेकिन आपने जो यहाँ पर प्रीमी पैरा, और पैरा का मतलब क्या होगा कि केवल बच्चे को जन्म दिया है, बर्थ प्रोसेस से आप गुजरे हैं। लेकिन जो नली पैरा है इसमें क्या होगा कि वुमेन है, एक तो कभी उसने ग्रेविड रह चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, बट क्या हुआ है, उसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, या तो उसका अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, कुछ भी हो गया है, और उसकी जो प्रेगनेंसी है 28 वीक्स से ज़्यादा तक नहीं गई है। इसका मतलब यही कि मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं कि जिसके कारण उसने उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, तो क्या कहलाएगा? नली पैरा। और यहाँ पर और पॉइंट्स बनते हैं, टर्म बर्थ, प्री टर्म बर्थ, पोस्ट टर्म बर्थ। तो यहाँ पर मैं टर्म बर्थ आपको बता दूँ। टर्म बर्थ का मतलब होता है बर्थ बिटवीन 37 एंड 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, EDT हम कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से जो जेस्टेशनल पीरियड होता है, तो 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स तक के बीच में जो बच्चे डिलीवर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टर्म बर्थ बेबीज। बट यदि यही बच्चे आफ्टर 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद डिलीवर होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे? पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म है जो बर्थ में कंसीडर किए जाएंगे। और यदि यही बच्चे बिफोर 37 और 36 वीक के डिलीवर होंगे तो क्या कहलाएंगे? प्री टर्म बेबी।
नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। सर्विक्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग हो जाना क्या कहलाएगा? ऑप्शन है चैडविक साइन, ओसिएंडर साइन, गॉडेल साइन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो सर्विक्स का जो एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहलाएगा गॉडेल साइन। तो आपने जितने भी साइन पढ़े हैं प्रेगनेंसी में, चाहे वो प्रोबेबल साइन की कैटेगरी के साइन हो, प्रेजम्पटिव साइन की कैटेगरी के साइन हो या फिर पॉजिटिव कैटेगरी के साइन हो, तो उन सभी साइन को आप लोग याद रखना क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर सर्विक्स का एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग होना क्या कहलाएगा? गॉडेल साइन। और जो अदर ऑप्शन है यहाँ पर चैडविक साइन, तो इसका मतलब क्या है? डीप ब्लू वायलेट कलर ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना कॉज्ड बाय द इंक्रीज वेस्कुलरिटी। प्रेगनेंसी में एक साइन देखने को मिलता है अराउंड 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर। क्या होगा? जो सर्विक्स और वेजाइना का कलर है क्या होगा? डीप ब्लू वायलेट कलर का, ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स और वेजाइना जिसको हम कहते हैं। एक और यहाँ पर पॉइंट ओसिएंडर साइन, इसका मतलब इंक्रीज्ड पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8th वीक। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चैडविक साइन कब देखने को मिलेगा, ओसिएंडर साइन कब देखने को मिलेगा। और बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट साइन एग्जाम में आता है गायनेकोलॉजी से, तो वो है क्विकनिंग। तो जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होता है मदर को क्या कहलाता है? क्विकनिंग। जो मल्टी ग्रेविडा होती हैं उनमें ये 16th वीक से फील होने लगता है, जो प्रीमी होती हैं उनमें 20th वीक से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बायोमेडिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन एनटीडी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कौन सा बायोमेडिकल मार्कर है जो डिटेक्ट होगा मदर के ब्लड में? ऑप्शन है एल्कलाइन फॉस्फेट, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन। तो एनटीडी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये किसके कारण होता है? ये होता है जब ब्लड में अल्फा फीटोप्रोटीन है जो प्रेजेंट रहे। बट इसकी भी दो टर्म्स होते हैं। यदि हाई अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है मदर के सीरम में तो ये क्या इंडिकेट करेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। और यदि लो लेवल प्रेजेंट होगा अल्फा फीटोप्रोटीन का तो ये क्या इंडिकेट करेगा? डाउन सिंड्रोम। तो आपको दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए कि यदि अल्फा फीटोप्रोटीन डिटेक्ट हुआ है मदर के सीरम में, मदर के ब्लड में, तो इन दोनों कंडीशन से क्या इफेक्ट होगा? यदि अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा मदर के सीरम में तो क्या कर सकता है बच्चे को? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन। और यदि लो लेवल होता है एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन का तो क्या करेगा? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से हिप बोन को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है फीमर, इनोमिनेट, ह्यूमरस और सैक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिप बोन इनमें से कौन सी है? तो वह इनोमिनेट बोन। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल नॉर्मली क्लोज बिटवीन द एज। तो दो तरीके के जो बेसिकली आपने फॉन्टेनल्स पढ़े हैं बच्चों में, तो एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होते हैं? ऑप्शन है 2 and 3 मंथ, 12 and 18 मंथ, 3 and 6 मंथ और डी यहाँ पर 1 and 9 मंथ। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज होते हैं 1 साल से 1.5 साल तक की एज में क्लोज हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, 12 and 18 मंथ। यदि पोस्टीरियर फॉन्टेनल पूछे जाते हैं तो ये होते हैं 6 to 8 वीक आफ्टर द बर्थ। एंटीरियर कब होते हैं? 12 to 18 मंथ की एज तक है जो बंद हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैकिया इज लाइंड बाय विच काइंड ऑफ टिश्यू। तो ट्रैकिया में जो लाइनिंग होती है किस तरीके के टिश्यू की होगी? ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम और डी नन ऑफ दी अबव। ट्रैकिया ब्रोंकाई है जो, इसमें कौन से टिश्यू की जो लाइनिंग होती है? तो वो होती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। जो लार्जर रेस्पिरेटरी एयरवे से, चाहे वो नेजल कैविटी हो, ट्रैकिया हो, ब्रोंकाई हो, यहाँ पर तीनों जगह पर कौन से जो टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू जिनकी लाइनिंग होगी तो वो होंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियम। और ये जनरली रेस्पिरेटरी एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मेनली नेजल कैविटी, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में। नेक्स्ट इज द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई इज नोन एज। आंखों का ब्लाइंड स्पॉट किसको कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर कॉन्स, प्यूपिल, रॉड्स और ऑप्टिक डिस्क। तो ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई क्या है? कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो ब्लाइंड स्पॉट ऑफ आई कहलाती है ऑप्टिक डिस्क। नेक्स्ट इज द डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन्यूरिया,
हाइपोप्रोटीनीमिया, डिफ्यूज एडिमा, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरलिपिडेमिया। तो ये किस डिसीज के बेसिकली सिम्टम्स हैं? पायलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक्यूट रीनल फेलियर। यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस डिसीज में प्रोटीन यूरिया, यूरिन में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, हाइपोप्रोटीनेमिया, डिफ्यूज एडिमा, हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन होगी। तो ये सभी सिम्टम्स हैं किसमें होते हैं? नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन हनी। तो जो शहद होती है उसमें किस कैटेगरी की जो शुगर का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा? लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। तो जो हनी में शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है फ्रक्टोज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली रिलेटेड विथ विटामिन सी डेफिशिएंसी। इनमें से कौन से सिम्टम है जो विटामिन सी की कमी के कारण हो सकते हैं? ऑप्शन है कंजक्टिवल सिरोसिस, ब्लीडिंग गम्स, फोटोफोबिया, मस्कुलर हाइपॉक्सिया। तो जो मेनली विटामिन सी की कमी के कारण प्रॉब्लम होती है वो होती है स्कर्वी। और स्कर्वी में जो कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो तो मिलता है ब्लीडिंग गम्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, ब्लीडिंग गम्स। और विटामिन सी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो विटामिन सी की कमी के कारण प्रॉब्लम हो गई, ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी। और जो टिश्यू और जो भी टिश्यूज़ हैं उनकी हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट होता है वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग ब्रेन ट्यूमर इज। तो जो बार बार जो ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है वो किस तरीके का हो सकता है? ऑप्शन है मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, न्यूरोफाइब्रोमा या फिर ग्लियोमा। जो ग्लियल सेल्स होती हैं ब्रेन्स में उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्यूमर देखने को मिलता है। ब्रेन ट्यूमर है जो क्या है? ग्लियोमा। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर है किसके कारण होगा? टी, स्मोकिंग, एच पाइलोरी या फिर एल्कोहलिज्म। तो ये सभी कारण बन सकते हैं पेप्टिक अल्सर के, बट जो सबसे ज़्यादा कॉज है कैंसर पेप्टिक अल्सर का तो क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये कई सालों तक हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहेगा, बट इसके कारण जो अल्सर्स का फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाते हैं? पेप्टिक अल्सर। और एक इस तरीके के जो कॉजिटिव एजेंट होंगे, एक बैक्टीरियल एजेंट है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट इज मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो हड्डियाँ टूटने में, फ्रैक्चर में जो मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन है सेप्टिसीमिया, ब्लीडिंग, फैट एम्बोलिज्म और डी है यहाँ पर डिहाइड्रेशन। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन पूछा है तो वो है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म किस तरीके से सीरियस कारण हो सकता है? क्योंकि जो फैट एम्बोलिज्म की कंडीशन होगी इसमें जो फैट के कुछ पीस रहेंगे, पार्ट रहेंगे, इंट्रावेस्कुलर फैट होगा, ब्लड वेसल्स में लोड होके क्या करेगा? पूरी बॉडी में यदि सर्कुलेट होगा तो ये ब्लड फ्लो को भी ब्लॉकेज कर सकता है। और जनरली जो फैट एम्बोलाई है, फैट एम्बोलिज्म है, फ्रैक्चर जब भी लॉन्ग बोन्स में फ्रैक्चर होता है लोअर बॉडी के, थाई बोन, टिबिया या फिर पेल्विस में, तो उस टाइम पर फैट एम्बोलिज्म में क्या हो सकते हैं? सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड के फ्लो को ही स्टॉप कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको बता दूं कि किस बोन के लिए स्टाइन बोन कहा जाता है? तो वो टिबिया। देखिए यहाँ पर सिन बोन इज ऑल्सो नोन एज द टिबिया। नेक्स्ट इज द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस फाउंड इन। तो HIV वायरस है जो सबसे ज़्यादा किस में प्रेजेंट होगा? सलाइवा, ब्लड, CSF या फिर सीमेन। तो सबसे ज़्यादा HIV वायरस का कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर रहेगा? वो होगा ब्लड में। नेक्स्ट इज सेल्फ केयर थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी आपने पढ़ी है सेम वही है, तो ये किसने दी थी? डोरोथिया ओरेम, मार्था रॉगर्स, कैलिस्टर रॉय या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी डोरोथिया ओरेम ने। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी इसमें कुछ नर्सिंग प्रैक्टिस को लेके कुछ मॉडल्स भी बताए हुए थे। तो इनके अकॉर्डिंग इस थ्योरी में क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू ओरेम, सेल्फ केयर
कंसिस्ट ऑफ एक्शन दैट इंडिविजुअल्स फ्रीली एंड deliberately initiate and perform on their own behalf in maintaining life, health and well-being. सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी के हिसाब से अकॉर्डिंग क्या किया गया था कि जो इंडिविजुअल है वो फ्री है अपने हर एक काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी थी? डोरेथिया और हमने आप नाम याद रखिए। नेक्स्ट, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि आईवी ट्यूब्स, कैथेटर्स शुड बी सेग्रीगेटेड इन विच कलर ऑफ प्लास्टिक बैग। तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट है, किस कलर के बैग में डिस्पोज किया जाएगा? ब्लैक, ब्लू, येलो या फिर रेड। तो येलो में तो जो बॉडी पार्ट से रिलेट करते हुए जो एनाटॉमिकल वेस्ट है वो डिस्कार्ड किया जाएगा, और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं वो ब्लैक में की जाती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, रेड कलर में। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन है, फॉर 30 to 65 ईयर्स एज ग्रुप फीमेल्स पेप टेस्ट शुड बी डन एवरी ईयर। 30 से 65 साल तक की एज ग्रुप की फीमेल्स में पेप टेस्ट है जो सर्वाइकल कैंसर के डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो कब किया जाएगा? एवरी 3 ईयर, एवरी 5 ईयर, एवरी 7 ईयर या फिर एवरी 10 ईयर। तो 21 साल की एज ग्रुप के लोगों के लिए किया जाता है, तो वो तो एवरी 3 ईयर में होता है। बट यहाँ पर 30 से 65 साल की एज ग्रुप पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।